नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पीटीज आईएएस एकेडमी नॉलेज लेक्चर सीरीज। हमारी इस सीरीज के थर्ड सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की क्लास। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, हमारी पहली क्लास हुई इंडियन इकोनॉमी पर, दूसरी क्लास हुई साइंस और टेक्नोलॉजी पर। आपने दोनों सेशंस को बहुत सराहा, थैंक यू। और आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर सभी साथी देख रहे हैं, ऊपर आपको यहाँ पर हमारी जो टॉपिक है उसका नाम मिलेगा। ये तो थीम हो गई, मेन थीम। ये टॉपिक हो गया की कॉन्सेप्ट्स 1 और रनिंग सीरीज का नंबर 3 आपको यहाँ मिलेगा। आपके सामने स्क्रीन पर है सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी का एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का सिलेबस। जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जाम का सवाल है उसके टॉपिक्स ये रहे, और जहां तक पेपर 4 यानी कि जीएस 3 का सवाल है जिसमें एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी आता है उसके टॉपिक्स ये रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सिलेबस को हम धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से कवर करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा। इसमें करंट अफेयर भी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के टॉपिक्स भी, कॉन्सेप्ट भी, सब कुछ कवर करेंगे। और आप सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट थ्रेड में, इकोनॉमी में भी, एसएनटी में भी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज में भी। तो ये सिलेबस मैं आपको हर क्लास की शुरुआत में दिखाऊंगा। क्लियर है दोस्तों? और आपके लिए फिर से मेरा एक परिचय, नए नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक बार परिचय हो ही जाए। तो उम्मीद यही है कि मेरा 3 दशकों का अनुभव आपके लिए बहुत बहुत कारगर सिद्ध हो। साथियों, अभी तक के सारे सेशंस को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपने नए नए दोस्तों को इस फ्री नॉलेज सीरीज के साथ जरूर जोड़ें। तो शुरू करते हैं आज का काम, की कॉन्सेप्ट्स 1 एनवायरनमेंट इकोलॉजी। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो आपके सामने है। शुरू करें, व्हाट्स मेकिंग न्यूज। तो देखिए, जहां तक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का सवाल है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, व्हाट इज मेकिंग न्यूज। दुनिया में अगर आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो जिस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो ये हैं। अब जैसे इस खबर में हमें बताया गया कि भैया यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत ही बड़ी क्लाइमेट डील आपस में कर ली। इससे पहले कि जो बाइडेन जो मई के महीने में क्लाइमेट समिट बुलाने वाले थे, उसके पहले यूरोपीय संघ के देशों ने आपस में बैठ के ही एक काफी बड़ी अपनी खुद की एक क्लाइमेट डील कर ली। बेसिक आइडिया यह है कि अमीर देशों में अब एक तरह से होड़ लगी है नेट जीरो टारगेट की। तो बताइए कमेंट थ्रेड में, नेट जीरो टारगेट क्या होता है? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूं आगे, लेकिन अगर पता है तो कमेंट थ्रेड में बता दो। तो इस तरह की खबरें आपको दिखेंगी। अब इस पूरी खबर पर एक प्यारा सा एमसीक्यू बन सकता है। फिर आपको इस तरह की न्यूज दिखाई देगी। ये न्यूज जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी थी। क्या कहता है? वो कहता है कि भैया ऑस्ट्रेलिया जो है अपने समुद्र तटों का इस्तेमाल करेगा वाटरी हैबिटेट्स जो बिगड़ गए हैं उनको सुधारने के लिए, क्योंकि अगर जो बिगड़े हुए वाटरी हैबिटेट्स हैं, यानी कि जलीय हैबिटेट्स जो हैं पशु पक्षियों के और वनस्पतियों के बिगड़े हुए, उनको ठीक कर दिया जाए तो क्लाइमेट चेंज को स्लो किया जा सकता है। अब इसके ऊपर पूरा एक सवाल बन सकता है। फिर आप देखेंगे भारत के संबंध में बहुत प्यारी प्यारी खबरें क्लाइमेट चेंज को लेकर आती है। एक खबर यह आई कि क्लाइमेट चेंज अगर आएगा, ग्लोबल वार्मिंग अगर आएगी तो भारत में मानसून की रेन बहुत इरेटिक हो जाएगी। इरेटिक से हमारा आशय होता है अप्रत्याशित हो जाएगी, हर साल बदलती चली जाएगी और आप किसी भी तरह उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, भले आईएमडी वाले कितने भी बढ़िया सुपर कंप्यूटर और 3D मॉडलिंग लगा लें। तो आईएमडी का फुल फॉर्म हमें बताइए जल्दी से। क्लाइमेट चेंज ट्रिगर्ड ताउते, एक्सपर्ट्स वार्न मोर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इस तरह की खबर देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि दुनिया भर के जो क्लाइमेट वैज्ञानिक हैं वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन थोड़ा एक्सेलरेटेड गति से हो रहा है मानवीय गतिविधियों के कारण, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, और जिस वजह से इस युग का नाम एंथ्रोपोसीन भी पड़ा। ये प्रेडिक्स में 3 साल पहले सवाल आया था। तो ताउते एक्चुअली उसी की वजह से आया है। अब इसमें नेचुरली 2 कैंप होंगे, एक कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, दूसरा कहेगा कि ऐसा ही है। सवाल यह है कि हमें इस तरह की चीजों के लिए एग्जाम में तैयार रहना पड़ेगा। फिर इस तरह की खबरें और एडिटोरियल हमारे सामने आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि भैया विश्व पर्यावरण दिवस पर समय आ गया है कि हम खुद को यह याद दिला दें कि पिछले 50 साल में इतने सारे रेगुलेशंस बने, लेकिन अल्टीमेटली आज हम ऐसी स्थिति में आ गए कि बहुत ही तगड़े एनवायरमेंटल लॉस की जरूरत है, नहीं तो ह्यूमन ग्रीड जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही बर्बाद कर देगी। और महात्मा गांधी ने यानी बापू ने इस बारे में बहुत खूबसूरत बात कही थी, दैट देयर इज इनफ फॉर ऑल ह्यूमंस नीड्स ऑन दिस प्लैनेट बट नॉट इवन फॉर अ सिंगल ह्यूमंस ग्रीड ऑन दिस प्लैनेट। तो उस खूबसूरत स्टेटमेंट का जो महात्मा गांधी को एट्रीब्यूट किया जाता है, आज के संदर्भ में क्या आशय होगा, इस पर कोई 2 टिप्पणी आप जरूर बताइएगा।
फिर नेट जीरो को लेकर भयंकर डिबेट छिड़ी हुई है। आधे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को नेट जीरो टारगेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, बचे आधे कहते हैं कि यह गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर नेट जीरो दे दिया तो फिर कोयले को लेकर आपके हाथ पांव बन जाएंगे, और भारत के पास अभी इतना कोयला अनटैप पड़ा है, जिस वजह से सरकार ने हाल ही में कोल माइनिंग पॉलिसी को भी पूरा लिबरलाइज करके एंड यूज को भी लिबरलाइज कर दिया, जो मन में आए करो, और जीरो एक्सपीरियंस वाली कंपनियां भी माइनिंग सेक्टर की लीजेस ले सकती हैं, क्योंकि सरकार को भी समझ में आ रहा है कि एक बार 2030 आ गया और पीक कोल के आगे निकल गए तो फिर सारा कोयला आप निकाल ही नहीं पाओगे, जमीन में ही पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो दोनों तरफ से बातें हो रही हैं, एक कहता है कि भैया नेट जीरो होना चाहिए, एक कहता है नेट जीरो नहीं होना चाहिए। अरे अब तो बता दो भैया, नेट जीरो क्लाइमेट गोल क्या होता है बताइए। तो आपको समझ में आया? तो इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक न्यूज आइटम पर पूरे पूरे लेक्चर भी मैं लूंगा, आपको बहुत मजा आएगा, और आप भी अखबारों में इन चीजों को थोड़ा पढ़ना शुरू करें। हमारे भी करंट अफेयर के फ्री रिसोर्सेज में हम इन सब चीजों को कवर करते ही हैं। फिर बहुत बड़ा धमाका जो बाइडेन ने खुद ही कर दिया। जब से जो बाइडेन आए हैं उन्होंने अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी, बहुत क्लियर पॉलिसी बना ली है। जो बाइडेन साहब, अगर आप इस न्यूज को ध्यान से देखेंगे, अरबों अरबों डॉलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए डाल रहे हैं, क्लीन पावर के लिए डाल रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेरी दो ही प्रायोरिटीज हैं। पहली है क्लाइमेट चेंज, दूसरी है चाइना। मतलब इतना क्लियर कट गोल उन्होंने दे दिया है देश के लिए कि हम इन दो चीजों पर काम करने वाले हैं। बाकी के जितने भी सारे गोल्स हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ये हुआ, वो सब इन दो गोल्स के आसपास घूमेगा। तो अगर आपसे कभी परीक्षा में इंडिया यूएस फॉरेन रिलेशनशिप्स पे कुछ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, दैट वंस यू आर श्योर दैट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी इज प्राइमरीली नाउ स्टिकिंग टू टू बेसिक पिलर्स, क्लाइमेट चेंज एंड चाइना, तो आपका आंसर उस हिसाब से बड़ा बेहतरीन लिखा जा सकता है। तो आपको समझ में आया किस तरह की चीजें एनवायरमेंट इकोलॉजी में खबरें बना रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग पे फोकस रखा है लेक्चर का। हम जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, तो मंडे को मैं इकोनॉमी लूंगा, फिर उसके बाद वापस एसएनटी, और उसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो फिर हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी लेंगे। आज थोड़ा सा वार्मिंग अप कर ले, और वार्मिंग अप के लिए तो भैया ग्लोबल वार्मिंग से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आइए अब आपको मैं 4 कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों की, तो ये होती क्या है और हमें क्या क्या सीखना है। आइए इसको बहुत रोचक तरीके से देखते हैं। सेशन में मजा आ रहा है ना, तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, और पूरे जोश के साथ करके दिखाएंगे, लिखो, और सारे सेशन प्लेलिस्ट के बढ़िया देखो, एंजॉय करो। राइज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, कंसिस्टेंट एंड स्टीप। अब जो एक चिंता का विषय ये हो रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, अब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, या तो हम उनको CO2 बोलते हैं या हम उनको CO2 इक्विवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि 6 गैसेस को अलग अलग नाम लेके बोलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए फॉर्मूले बना लिए हैं कि किस गैस का क्या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, उस हिसाब से आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड में समतुल्यता में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप बेसिकली 6 गैसों की बात करने के बजाय ये भी बोल सकते हैं कि इस देश का टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन कितना रहा। तो बात एक ही हो जाती है, जैसे पहले के समय में ऑयल इक्विवेलेंट बोलते थे, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली। एनीवे, अब आप देखेंगे कि पिछले 70 सालों का लेखा जोखा यहाँ पर है। 1960 से लेकर यहाँ तक के 60 सालों में CO2 जो है कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया। कहाँ तो वो 320 ppm होता था पार्ट्स पर मिलियन, यानी प्रति 10 लाख में CO2 के कितने अंश होते हैं, समझ में आ गया, एटमॉस्फेयर में। और आज कहाँ वो 400 के ऊपर निकल गया है। ये मैं आपको लेटेस्ट मई और जून महीने का बता रहा हूँ, अमेरिका की मौना लोआ कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर करने वाली लेबोरेटरी का। और आप यहाँ पर ये पाएंगे दोस्तों कि 420 के भी ऊपर, 422 तक भी रीडिंग जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की पार्ट्स पर मिलियन में, और फिर वो नीचे तक 416, 415 तक भी जाती है। कहने की बात यह है दैट टुडे मैन हैज एक्सेप्टेड, वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है कि जो औसतन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में आ गया है 500, 415, 416, 418, 19, 20, 21, 22 पार्ट्स पर मिलियन की रेंज में चल रहा है। अब ये तो बहुत ही भयानक आंकड़े हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से आप अगर देखेंगे तो इतना हाई कभी रहता ही नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो बढ़ना शुरू हुआ है, और ये सारा एंथ्रोपोजेनिक ही है, मानव निर्मित है। समझ में आ गया आपको प्यारे दोस्तों? तो जो पहला कॉन्सेप्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, आइए नजर डालते हैं, और फिर CO2 पर आ जाएंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों की, तो ग्रीन हाउस गैसें जो बेसिकली 6 होती हैं, इनका एक काम है पर्यावरण में, और वो है ऊष्मा को सोख लेना। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ही ये है। ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट जो आया है वो ग्रीन हाउस से आया है, जो आप जानते हैं कि एक शेल्टर्ड एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता था वनस्पति उगाने के लिए, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब करते थे। तो वहां से ये वर्ड स्लिप होकर इन द सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया। जब हम ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं, तो गैसें वो हैं ग्रीन हाउस जो एटमॉस्फेयर में हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। अब ये हीट आती कहां से है? हमारी पृथ्वी पर सूर्य की गिरी हुई हीट जो ऊपर से आई, उसको जब अर्थ रेडिएट बैक कर देती है,
और जो हमारे पूरे इतने बड़े बड़े ओशंस हैं जिनमें सारा पानी कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था साइंस और टेक्नोलॉजी के लेक्चर में। यूपीएससी की पढ़ाई करने में और करवाने में बहुत मज़ा आता है। अब मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ाता हूँ यूपीएससी का। हमारे बहुत शानदार कोर्सेज हैं पीटीज आईएएस एकेडमी के, ज़रूर फुल कोर्सेज ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस कोर्स का और इस एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें आपको दूसरे टॉपिक की झलक दिखने लगती है, सब जुड़ जाता है, कनेक्टिंग द डॉट्स होता है और अपने आप एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की आनंदमयी यात्रा पे आदमी निकल पड़ता है, तीर्थ यात्रा हो जाती है ज्ञान की है। तो अब हमने आपके साथ बात की थी कि पृथ्वी पे जितना भी पानी आज आया है ये आया कहां से। अल्टीमेटली आपको पता है लेट हेवी बम्बार्डमेंट, करोड़ों करोड़ों धूमकेतु और चट्टाने बाहर से आई, पृथ्वी पर गिरी, अपने साथ पानी लेकर आई। एनीवे, तो उससे बने हमारे सारे ओशंस। अब ये लगातार थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी जो है इसको रेडिएट करते रहते हैं। अब यहां ये इंफ्रारेड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भैया दिमाग में, इसके ऊपर सवाल बनते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं प्यारे दोस्तों, वो उस रेडिएट होने वाली हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जितने ज्यादा CO2 के मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचा दोगे उतना ज्यादा वो रेडिएट होकर स्पेस में जाने वाली हीट को रोक लेगा, तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता चलेगा। अगर CO2 कम होता तो वो हीट सब स्पेस में निकल जाती, अब उसको वो एब्जॉर्ब करके वापस नीचे फोर्स बैक कर रहा है, तो हमारा औसत तापमान बढ़ रहा है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, सभी को पता है, स्कूलों में पढ़ा भी है हमने। ग्रीन हाउस गैसें इस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और धीरे 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 कुछ सालों में रिलीज करते हैं। हर गैस का अपना अपना वार्मिंग पोटेंशियल अलग अलग होता है और ये एकदम से ठंडा नहीं होता, वो धीरे धीरे कुछ गैसेस हजारों सालों में रिलीज करती हैं। अब एक मजे की बात यह है कि यदि ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पे जीवन ही नहीं होता। आपका और हमारा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ का जो जीवन बना है, ये बना ही इसलिए है कि पृथ्वी पे जीवन योग्य बायोस्फीयर बन पाया। अब देखिए पृथ्वी पे जीवन है कहां, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नीचे पानी में, और ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 किलोमीटर ऊपर तक 5-6 किलोमीटर की रेंज में पूरा जीवन खत्म हो जाता है पृथ्वी का। आप और हम उसके आगे तो जिंदा स्पेस में तो रह ही नहीं सकते ना बिना स्पेस सूट के। तो ये जो बायोस्फीयर है ये अनमोल है, और ये अनमोल इसलिए है क्योंकि एक तो पृथ्वी सूर्य के आसपास गोल्डीलॉक्स जोन में घूम रही है, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर, और न हमारा ग्रीन हाउस इतना भयंकर हुआ है कि वीनस के जैसे रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। तो शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का नर्क कहलाता है, हेल कहलाता है। हमें बताइए कमेंट थ्रेड में, व्हाई इज वीनस कॉल्ड द हेल ऑफ सोलर सिस्टम। हिंट मैंने अभी दी थी। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इन्हीं की वजह से जीवन संभव हुआ है। अगर ये नहीं होती तो पृथ्वी जो है वो एकदम ठंडी होती। इन्होंने हमें बचाए रखा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, तो बहुत ज्यादा CO2 हो जाएगा तो बेटा इतनी गर्मी हो जाएगी कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, और उसी को कहते हैं एनर्जी बजट। एनर्जी बजट का वही मतलब होता है इनकमिंग एनर्जी और आउटगोइंग एनर्जी का एक बड़ा नाजुक संतुलन बना रहना। ये जो नाजुक संतुलन है एनर्जी बजट पृथ्वी का, ये इंसानी कारनामों की वजह से गड़बड़ा गया है। समझ में आ गया? तो 6 गैसेस के नाम याद रख लेना भैया। सबसे व्यापक रूप से मौजूद है जल वाष्प, वाटर वेपर H2O, फिर उसके बाद CO2 है ही जो हमारे सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से निकलती है, मेथेन है CH4, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ओजोन है जिसको हमने तोड़ दिया फिर उसको जोड़ भी दिया O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत डेंजरस CFC, ये भी GHG है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HCFC और HFC दोनों आ जाते हैं इसमें। तो ये जो 6 गैसेस हैं ये मैक्सिमम हीट को रोकती हैं और रेडिएट बैक करती हैं। समझ में आ गया? तो तकनीकी रूप से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि GHG जो होती है ना, थर्मल इंफ्रारेड रेंज में ही एब्जॉर्बर एमिट करती है। दूसरी अगर आप अल्ट्रा वायलेट बोलेंगे, विजिबल रेंज बोलेंगे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा तकनीकी याद रखना। तो जिस तरह आपके सामने चित्र में आपको दिख रहा है, सूर्य से ऊर्जा अंदर आई, बहुत सारी हमारी पृथ्वी और ओशंस ने सोख ली, बहुत सारी रेडिएट बैक कर दी, उसमें से बहुत सारा आकाश में निकल गया। ऐसा करोड़ों सालों से चल रहा है और बैलेंस बना हुआ है। अब इंसान आ गया और पिछले 250 सालों में इतना CO2 पंप कर दिया, इतना CO2 पंप कर दिया, इतना GHG पंप कर दिया, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गए। तो अचानक से प्रकृति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्स्ट्रा हीट इतनी जल्दी 250 साल में कहां से आ गई, क्योंकि जियोलॉजिकली स्पीकिंग 250 साल तो कुछ होते ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, CO2 इन एटमॉस्फेयर। एक कॉन्सेप्ट से दूसरा बनेगा, ऐसे में आपको सैकड़ों कॉन्सेप्ट करा दूंगा। अब ये सीरीज लंबी चलती रहेगी। आपका प्यार बना रहा, अच्छी व्यूअरशिप आई, आपको अच्छा लगा और आपने सपोर्ट किया, हम इस सीरीज को अच्छे से चलाते रहेंगे। तो भैया सपोर्ट करते रहिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। देखिए दोस्तों,
हमारी जो सबसे लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेस है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, तो यहां वो नारा क्या हो जाएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा CO2 का नाम रहेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंबे समय तक टिकने वालों में सबसे खतरनाक है और इसीलिए इस पे बात सबसे ज्यादा होती है। मान लीजिए यही काम अगर आज वाटर वेपर कर रहा होता तो आज हम वाटर वेपर की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि CO2 से कोई विशेष रिश्ता बना लिया इंसान ने। CO2 जो है इट एब्जॉर्ब लेस हीट पर मॉलिक्यूल। अब अगर आप मेथेन और N2O को देखेंगे तो प्रति अणु ये उससे कम एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अब वो इतनी ज्यादा हो गई है और वो इतनी लॉन्जेविटी है उसकी, इतने लंबे समय तक टिकती है कि उस पर बात करना आवश्यक हो जाता है। अब अगर आप वाटर वेपर से कंपैरिजन कर लो ना CO2 का, तो ऑन अ मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल बेसिस, मतलब एक एक मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में CO2 उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन ये उन वेवलेंथ पे थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 जो वाटर वेपर नहीं करता है, और इसलिए CO2 का ग्रीन हाउस इफेक्ट वाटर वेपर से कहीं ज्यादा है। नहीं तो भाई वाटर वेपर तो बादलों के रूप में सब तरफ है, हम उससे तो डरते नहीं है, बल्कि बादलों पे से तो इतने खूबसूरत गाने बॉलीवुड में आए, और मौसम मानसून का चल रहा है, तो जरा मानसून के 2-3 प्यारे गाने कमेंट थ्रेड में बता दो भाई, हमको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। Increases in atmospheric CO2 are responsible for 2/3 of the total energy imbalance, और इसीलिए हम कहते हैं CO2 पे चर्चा करना बेहतर होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज जो 17 से 50 में गोरी चमड़ी वाले लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए, ब्रिटेन से शुरू हुआ, क्योंकि पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया तो वहां बहुत सारे लोग फ्री हो गए क्योंकि मशीनों ने उसको संभाल लिया, छोटी छोटी मशीनें, बड़ी बड़ी नहीं, तब तो स्टीम इंजन भी नहीं आया था। और वो जो लाखों लोग फ्री हुए, फिर वो एक मैन पावर बना आगे के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इस पे मेरा एक 2 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा, उसमें बहुत बारीकी से समझाया मैंने ये। तो ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज ने ही हमारे CO2 को कहां से कहां पहुंचा दिया, देख लीजिए। मैंने शुरुआत में आपको CO2 का चार्ट दिखाया था ना, ये फिर से दिखा देता हूं। तो मोना लोआ CO2 का ये ऑब्जर्वेटरी में आपको सीधे सीधे 415 प्लस माइनस कुछ दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट 420 के ऊपर निकल गया। और ये डेली जो लोकल CO2 रीडिंग्स है, बहुत डेंजरस रीडिंग्स है ये अब, क्योंकि इससे पोटेंशियल आपको दिखता है कि आने वाले समय में टेंशन का काम होने वाला है। अब आप H2 और CO2 का कंपेरिजन, मैंने अभी बात की थी, तो जो औसत अमाउंट है भैया वाटर वेपर का हमारे पर्यावरण में, सारे लोकेशंस के लिए एवरेज कर लें तो वो 2 से 3% आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% आता है। तो इसका मोटा मोटा मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा मतलब बड़ा साफ है, मोटा मोटा मतलब ये है कि 60 गुना वाटर वेपर ज्यादा है औसत हालातों में कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। यस और नो, क्लियर हुआ? बोथ वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस, और दोनों ही लॉन्ग रेंज रेडिएशन जो अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में अर्थ से उछल के बाहर आ रही हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये भी करता है, ये भी, लेकिन CO2 थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवली कर जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई बात आपको? ना वाटर वेपर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट, but it does not control the earth's temperature but is instead controlled by the temperature। बहुत फंडामेंटल फर्क CO2 और वाटर वेपर के बीच का यही है कि तापमान अगर ज्यादा होगा तो वाटर वेपर से बनने वाले स्ट्रक्चर्स पर प्रभाव पड़ जाता है, ऐसा CO2 के साथ नहीं होता है। तो ये कॉज और इफेक्ट की चेन उल्टी हो जाती है। ये अलग अलग केमिकल जो हैं आपके सामने हैं, जिन्हें केमिस्ट्री बहुत पसंद है, वो एक केमिकल एंगल से भी चीज़ों को देख सकते हैं और इनके वार्मिंग पोटेंशियल और इंफ्रारेड रेडिएशन को सोखने का और फिर से री एमिट करके पृथ्वी की तरफ फेंकने का जो पोटेंशियल है उसको आप बॉन्डिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये रही CO2 की बात। प्यारे दोस्तों, एक स्टेप आगे चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। मैं टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ा रहा हूं और आज हमने कोइंसिडेंटली ये टॉपिक लिया है। अभी हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के दूसरे बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक आने वाले सेशंस में लेंगे। जैसा मैंने कहा, इन सेशंस का लक्ष्य है प्योरली UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाना। ये सब सिलेबस बेस्ड है, तो मैं वो सब पढ़ा रहा हूं जो मैंने एग्जाम्स में आते हुए पिछले कई सालों में देखा है, और थ्योरेटिकल फाउंडेशन भी बनाऊंगा। तो पेशेंटली अच्छे से पढ़ें, जोश से पढ़ें, मजा आएगा। वैश्विक ऊष्मन की जब हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं अर्थ लॉन्ग टर्म टेम्परेचर इज राइजिंग। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म, यानी दीर्घावधि का जो तापमान है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का बात करना बेकार है। अर्थ के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। इसीलिए आपको वो जो अलग अलग ग्राफिक्स मिलते हैं जिसमें वो आपको कॉन्स्टेंटली वार्मिंग और कूलिंग की साइकिल्स दिखाते हैं, वो इस तरह से 20-30 सालों के होते हैं। उसके बिना क्लाइमेट साइंस का कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्लाइमेट और वेदर का अंतर भी हमें कमेंट थ्रेड में समझा दीजिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे
कि भैया क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है. देयर इज सो मच ऑफ क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग, व्हाई डू वी हैव सो मच ऑफ कोल्ड इन अमेरिका सर, ऐसा बोलते थे वो अक्सर. अब मेरी बड़ी इच्छा होती थी मैं जाऊं और उनको बोलो एक्सक्यूज मी सर, क्लाइमेट इज डिफरेंट, वेदर इज डिफरेंट, जलवायु अलग है, मौसम अलग है. लेकिन अब वहां तक मुझे सिक्योरिटी सर्विस वालों ने जाने नहीं दिया. तो अर्थ लॉन्ग टर्म टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. औसत दीर्घावधि का तापमान. ह्यूमंस हैव बीन कंज्यूमिंग अ लॉट, और आपका और हमारा जो कंजम्पशन है बहुत भयंकर है. हर तरह का कंजम्पशन, यहां तक कि आज आप अगर इंटरनेट पे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो एनर्जी पे चल रहा है. वो एनर्जी आई कहां से? किसी पावर प्लांट में कोयला जला के, डीजल जला के, कुछ ना कुछ वहां पर गर्म जला है जिससे धुआं निकला और बिजली बनी है जिससे ये सब चल रहा है. तो इवन कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट इज एकिन टू प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस. ये फंडा समझ में आया? कमेंट थ्रेड में बताइएगा कि आप मुझसे एग्री करते हैं कि इवन कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट इज जस्ट लाइक प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. तो हमारा जो ये मटीरियल कल्चर बन गया पिछले 100 सालों में, इसमें क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन प्रारंभ कर दिया. अब कुछ देशों ने 1910, 1920, 1930, 1940 से जो अमीर बनते चले गए पश्चिम के देश, और 50 के बाद से जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन्होंने इतना भयंकर एमिट किया कि चाइना और इंडिया ने अभी तक टोटल उतना एमिट नहीं किया है. तो स्टॉक और फ्लो, इसका जो गैप होता है उसकी बात कर रहा हूं. तो हमने बहुत ज्यादा एमिट किया जिससे हमारे टेम्परेचर सब्सटेंशियली बढ़ गए, क्योंकि वो अब गैसेस को एब्जॉर्ब करके नीचे की तरफ फेंकना शुरू कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स. क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग तो होता ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है. जब आप जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं कि पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका मतलब कि उसके अंदर एक तो वैश्विक ऊष्मन हो रहा है और उससे पैदा होने वाले 50 डेंजरस इफेक्ट हैं. अब ये पृथ्वी पे जो पूरी लाइफ बनी पिछले 450 करोड़ सालों में, 460 करोड़ साल पहले सूरज बना, 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी, और वहां से होते होते हम यहां तक आ गए. इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ का साइकिल है कि जो चीजें हमें दिखती भी नहीं वो हमारे लाइफ पर असर डालती है. जैसे कि सॉइल बायोम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एनवायरमेंट इकोलॉजी में. जो मृदा के अंदर पूरा जीवन होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि पेस्टिसाइड्स ने उसकी पूरी टांगे तोड़ के रख दी, और इंसान अपनी लिटरली टांगों पर, पांवों पर कुल्हाड़ी मार रहा है. सॉइल बायोम, ये मैंने इसलिए उठाया उदाहरण कि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव इंसान को दिखते नहीं है, डेंजरस इफेक्ट जिनको हम कहते हैं. लेकिन अब वैज्ञानिकों को और सरकारों को और पॉलिटिशियंस को समझ में आने लग गया है कि भैया अर्थ इज नॉट अ फिक्स्ड एंड अ स्टैटिक स्ट्रक्चर. उसका अपना एक नेचुरल पीरियड ऑफ इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग रहा है, लेकिन वो लाखों सालों में एक बार आता था और इंसान ने एक्सीलरेट करके केवल 250 सालों में ला दिया. तो जो पृथ्वी पे अलग अलग आपको फॉसिलाइज्ड स्टोन्स, चट्टाने और जानवरों के जीवाश्म और अलग अलग फॉसिल्स मिलते हैं, वनस्पति के भी, जब उनको वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो उनको क्या पता चला, लाखों 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 करोड़ों करोड़ों सालों में साइकिल्स चली हैं पूरी पृथ्वी पर पर्यावरण की. और पर्यावरण अपने आप बदलता है, तब तो कोई इंसान नाम का जानवर होता नहीं था, तो अपने आप भी नेचुरल साइकिल्स हुई हैं. इनफैक्ट अर्थ 6 बड़े फेजेस से होके निकला है और यहां आया है, और आज हम सबसे प्रचुर लाइफ वाले फेज में अभी चल रहे हैं. ये जो स्टैटिक नहीं है और बदलता रहता है, ये तो प्रकृति करती थी. अब इंसान ने अपने हाथ में ले लिया और इंसान भगवान बन गया है. इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक, मानव निर्मित. और इसीलिए जो यूपीएससी में पूछा था कि भैया इस युग को कुछ वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया है, तो क्या नाम दिया था बेटा? एंथ्रोपोसीन, यानी होलोसीन नहीं, एंथ्रोपोसीन. मजेदार है, हम पीरियोडाइजेशन में ये सब पढ़ेंगे, पीरियोडाइजेशन में भी. टुडे ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग ओवर अ फ्यू डेकेड्स, और ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ है करोड़ों सालों में. तो जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम डोमिनो इफेक्ट अब हमारे सामने आने लग गया है, और इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण होगा एसएलआर. तो एसएलआर का मतलब है समुद्र की जो ओवरऑल औसत एक जल सीमा है उसका बढ़ना, सी लेवल राइज. तो देखिए, ये सुनना, सोचना डरावना लग सकता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर 2030 तक बॉम्बे की और अलग अलग कोस्टल सिटीज की सी लेवल राइज की वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस ही गिरना शुरू हो जाए. क्योंकि एक बार सी लेवल राइज शुरू हो गया, देन नो अमाउंट ऑफ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन कैन एक्चुअली पुश द सी वाटर बैक. दैट फोर्स इज सिंपली अनकंट्रोलेबल. आपको बात समझ में आ रही है? और सी लेवल राइज तो होगा, इट इज अ गिवन, ये तो होना ही होना है. हम कितना लेट कर सकते हैं, बस बात वही है. अब बेसिकली क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, ये CO2 के मॉलिक्यूल्स ऊपर दिखाए गए हैं. मैंने आपको थोड़ी देर पहले CO2 के मॉलिक्यूल दिखाए थे ना, बस यही एटमॉस्फेयर में देखिए. तो पहले चार्ट में आपको जो CO2 के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ये अपेक्षाकृत कम है, दिख रहे हैं ना, ये बहुत कम है. और इनमें से जो पृथ्वी से आ रही हीट को एब्जॉर्ब करके नीचे की तरफ फेंक रहे हैं,
सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वैसा करेंगे भी नहीं, कुछ ऊपर की तरफ फेंक देंगे, कुछ नीचे की तरफ, और कुछ तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। अब क्या हो रहा है, अब हमने इतने ज्यादा CO2 मॉलिक्यूल पहुंचा दिए एटमॉस्फेयर में कि अब इनके द्वारा एब्जॉर्ब करके नीचे फेंके जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। मतलब ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, बहुत डेंजरस है। और थोड़ा गहराई में उतरते हैं तो आप जो देखेंगे दोस्तों, ये आपको पढ़ना होगा, ये सिलेबस का हिस्सा है। सूर्य की जो भी विजिबल वेवलेंथ होती है ना, अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, मैंने इसीलिए लगा दिया है, अल्टीमेटली प्रकाश पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस ब्रह्मांड में कोई भी एटम, इस पूरे ब्रह्मांड में 14.8 बिलियन ईयर्स से कोई भी एटम अगर एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं है तो वो वाइब्रेट करेगा। कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का अगर एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं है और वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या छोड़ना शुरू करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय किरणें। और ये जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं इनका स्पेक्ट्रम है। तो आप इस स्पेक्ट्रम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पूरा एनर्जी और वेवलेंथ के रूप में डिवाइडेड मिलेगा। तो इसमें जो विजिबल आ रही है लाइट सूर्य से वो तो ये है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस क्षेत्र में है। ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये इस क्षेत्र में काम करती है और इसलिए वो बहुत खतरनाक हो जाती है इंफ्रारेड में, और ये हायर वेवलेंथ वाला है, इसलिए मैंने बताया। तो सूर्य की जो विजिबल वेवलेंथ है वो तो एटमॉस्फेयर से घुस के नीचे आ जाती है और वापस चली भी जाती हैं, और इसमें से 51% तो लैंड वाटर वेजिटेशन में अंदर चला जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसीलिए कहते हैं ना, अगर परमाफ्रॉस्ट पिघल गया, ग्रीनलैंड की आइस शीट पिघल गई, आर्टिक पिघल गया, तो और पानी खुल जाएगा। जब पानी खुलेगा तो उसका कलर सफेद नहीं होगा, तो वो सीधे सीधे रेडिएट नहीं करेगा, जैसा कि बर्फ सीधे उसको बाउंस बैक कर देता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी को एक पॉजिटिव फीडबैक लूप मैकेनिज्म कहते हैं कि बर्फ पिघली, पानी बना तो वो और हीट लेगा, तो और बर्फ पिघलेगी और पानी बनेगा तो वो और हीट लेगा। तो मतलब ये टिपिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम, और वो टिपिंग पॉइंट आने नहीं देना है, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। पृथ्वी का तो खैर कुछ नहीं बिगड़ेगा, इंसान का ही बिगड़ने वाला है, ये समझ में आया। और फिर ये इंफ्रारेड के रूप में ऊपर चली जाती है, जिसको फिर बहुत सारा तो स्पेस में निकल जाता है, बैलेंस बन जाता है, लेकिन बहुत सारा नीचे भी आ जाता है। तो ये है सारी कहानी ग्लोबल वार्मिंग की, ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये इतना खूबसूरत चार्ट है आपके लिए कि भाई आखिर ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के कारण क्या क्या हैं, तो वो सब यहां पर बताए गए हैं। और एक बार ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस आ गई तो अब ये ओशन एसिडिफिकेशन शुरू कर देती हैं और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज शुरू कर देती हैं। अब इसके प्रभाव देखो आप, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप, डिजीज प्रोपगेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कोरल ब्लीचिंग, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग, स्नो कवर रिडक्शन, और उससे एक फीडबैक लूप शुरू हो जाता है, और वो फीडबैक लूप इसको और भयानक बनाना शुरू करता है। तो ये चार्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा, नोटबुक में आप जरूर बना लीजिएगा, और ये पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज की एक नोटबुक अलग से बना लो। हर लेक्चर पे अपने प्रमुख बिंदुओं को नोट करते चलना। मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं बहुत फास्ट नहीं जा रहा हूं, आपको वैल्यू फॉर टाइम मिले इसलिए थोड़ी स्पीड रखी है। हिंदी में अच्छे से पढ़ा रहा हूं, नोट्स इंग्लिश में भी हैं, सारे पीडीएफ भी मैं दे रहा हूं, तो कैसा लग रहा है बताते चलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पीटीज आईएएस एकेडमी और पीटी एजुकेशन के काम को आप सराहें तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दी हुई लिंक पर जाके आप जितना चाहें कंट्रीब्यूशन देंगे, उससे और फ्री सेशंस बनाने में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। अब आते हैं क्लाइमेट इक्विटी पर। इक्विटी का मतलब होता है बराबरी। अब आपके सामने ये लोगो दिख रहा है UNFCCC, इसका फुल फॉर्म बता दो। और इस साल COP26 होने वाला है, ग्लासगो में होगा, पता है ना आपको। तो COP26, 28 तो नहीं है कहीं। तो ये जो होने वाला है, अब हमारे प्यारे ध्रुवीय भालू को टेंशन हो गया, ये देख रहा है कि भैया बर्फ कहाँ है, पहले तो बहुत होती थी, इंसान क्या कर डाला, सारी बर्फ ही पिघल गई। क्लाइमेट इक्विटी का मतलब बड़ा सरल होता है, कौन कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है और एमिट करते चला आ रहा है 100 सालों से, वो व्यक्ति उतना ज्यादा आगे कंट्रीब्यूशन पैसे का दे। समझ में आ रहा है? नॉट ऑल नेशंस एमिट इक्वल अमाउंट। सारे देश एक समान तो CO2 एमिट करते नहीं है ना। जो बड़े विलेंस हैं वो तो वेस्ट के हैं। CO2 एमिशंस जो हैं प्यारे दोस्तों 200 सालों में अनाप शनाप बढ़ गए। कहाँ तो 1811 में केवल 40 मिलियन टन प्रति वर्ष होता था, और अब कहाँ 36.2 बिलियन टन, यानी 36200 मिलियन टन। मतलब हम 1000 गुना बिगड़ गए। एशिया के पास आबादी का 60% है और ग्लोबल एमिशन का केवल आधा। अफ्रीका के पास 16% एमिशन है, अफ्रीका के पास 16% और एमिटिंग केवल 4% है आबादी। और नॉर्थ अमेरिका वाला एक औसत अफ्रीकी से 17 गुना करता है। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ अमेरिका के लोगों को पूरी दुनिया में क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए जो फंडिंग करनी चाहिए
वो दूसरों से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में आए हैं, जो हर साल का फ्लो जा जा के स्टॉक बनाए, ये अमेरिकन की वजह से हुआ, कैनेडियंस की वजह से हुआ, यूरोपियंस की वजह से हुआ, जापानीज की वजह से हुआ, ऑस्ट्रेलियंस की वजह से हुआ। तो भाई आज क्लाइमेट इक्विटी का सिद्धांत ये कहेगा कि आप थोड़ा ज्यादा कीजिए ना। आज की तारीख के दो विलेंस हो गए, चाइना और यूएस। तो आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा। ये मैं 2019 का इसलिए लाया हूं क्योंकि 2020 में पैंडेमिक में गिर गया था ना, तो हम वहीं पहुंच गए। तो चाइना 28% और अमेरिका 15%, फिर आता है भारत 7% पे। तो भारत तो भी बहुत पीछे है इसमें, इसलिए भारत पर नेट जीरो टारगेट का दबाव बनाने में अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाइना सबसे ज्यादा CO2 पैदा करने के बाद भी पर कैपिटा बेसिस पे बहुत पीछे, क्योंकि उसकी आबादी 143 करोड़ है। और अमेरिका जो है वो पर कैपिटा पे बहुत आगे है। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे बहुत छोटे देश, भयंकर पर कैपिटा एमिशन इनका चल रहा है। आपको समझ में आ गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का भयंकर पर कैपिटा चल रहा है। तो ऑन अ पर कैपिटा बेसिस आप देखेंगे कि विलेंस जो हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और फ्लोर स्टॉक का मतलब बिल्कुल समझ लीजिएगा, जैसे हर साल का फिस्कल डेफिसिट जुड़ के आपका नेशनल डेट बन जाता है, उसी तरह हर साल का CO2 एमिशन फ्लो मिलके एटमॉस्फेरिक स्टॉक बनता है। तो अब इसमें खतरा क्या है? यदि आज आप बोलेंगे मैं मेरा CO2 एमिशन कम करूंगा, उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक तो बढ़ेगा ही, भले ही आप कम करें। इसलिए अब ऐसी टेक्नोलॉजीज लानी पड़ेंगी जो स्टॉक को ही खींच के कैप्चर कर ले, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इवन फ्रॉम द स्टॉक, नॉट जस्ट फ्रॉम द एमिशन। आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कुछ और बहुत यूजफुल मजेदार चार्ट्स आपके लिए मैंने लगाए, पढ़िएगा और फ्लो वर्सेस स्टॉक का फर्क हमें कमेंट थ्रेड में एक बार समझाइएगा। ये मैं आपके लिए MCQ लाया हूं। कमेंट थ्रेड में पूरे जोश के साथ इनके उत्तर दो 1 2 3 करके, 1 2 और 3। अगर आप उत्तर देंगे तो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो MCQ बंद कर देंगे। तो इसलिए सब कुछ आपके ऊपर है भैया। उत्तर हमने दे रखे हैं, लेकिन अभी देखिएगा मत। और ये रहे एग्जाम ओरिएंटेड MCQs। तो जो मेंस में आएंगे वैसे 6 प्रश्न मैंने दिए हैं। आप 100, 150, 200, 250 शब्दों में हिंदी या इंग्लिश में इनके ऊपर मीठे, प्यारे, सुंदर, अनोखे उत्तर लिखिए, हम पढ़ेंगे और मजा आएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। साथियों, हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी क्रैकर कॉम्बो कोर्स 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। हमारे कॉम्बो कोर्सेस में हम आपको 4-4 कोर्सेस एक साथ देते हैं। ट्रेमेंडस वैल्यू फॉर मनी रहती है। इसकी जानकारी आप हमारी साइट से लीजिए। PT एजुकेशन की साइट ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। pteducation.com पे आप जब जाएंगे तो यहाँ आपको हमारे सारे बड़े शानदार कोर्सेज दिखेंगे। जरूर एनरोल करें, जानकारी लें, आपको बहुत मजा आएगा। दीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल कोर्सेज। तो ये तो हमारा आ रहा है 6 जुलाई से। और इकोनॉमी अगर आपको पढ़नी है मेरे साथ तो उसका भी कॉम्बो कोर्स आ रहा है, वो 8 जुलाई से आ रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपका साथ और समर्थन यहाँ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मैं सोमवार को आपसे मिलूंगा इस सीरीज के चौथे सेशन में, जो होगा इकोनॉमी पे। नमस्कार, जय हिंद।